नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में MCQs फेस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सभी एग्जामिनेशन में आपको काम आएंगी। SSC, UPSC, स्टेट सर्विसेज, रेलवेज, सभी एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था मगध एम्पायर को, देख लिया था मगध एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को, देख लिया था बुद्धिज्म जैनिज्म को देख लिया था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द गुप्ता एम्पायर। तो इट इज नोन एज द ग्लोरियस पीरियड ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म के लिए इसे सबसे समृद्ध पीरियड के रूप में जाना जाता है। There are different opinions about their caste, such as according to Dr. R.C. Tripathi, Guptas were Brahmins। मतलब इनके गुप्तास के जो कास्ट थे, तो क्या वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या शूद्र थे, इसमें काफ़ी विवाद है। लेकिन अगर हम लोग स्कॉलर्स की देखें तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R.C. त्रिपाठी, गुप्तास वर ब्राह्मण्स, बट अकॉर्डिंग टू पंडित गौरी शंकर वैश्य दे वर क्षत्रियज। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस है। पंडित गौरी शंकर वैश्य कहते हैं कि वह क्षत्रिय थे, लेकिन डॉक्टर R.C. त्रिपाठी कहते हैं कि वह ब्राह्मण थे। बंगाल वॉज देयर ओरिजिनल होमलैंड अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग, बट यूजुअली दे वर फ्रॉम प्रयाग और पाटलिपुत्रा। तो जो बंगाल राज्य है अभी का, वो उनका ओरिजिनल घर था गुप्ताज का, ऐसा चाइनीज ट्रेवलर जो इत्सिंग या इत्चिंग आए थे इंडिया में, उन्होंने कहा है। लेकिन देवर जनरली फ्रॉम प्रयाग, उन्होंने जहाँ राज किया वो पाटलिपुत्र या प्रयाग का एरिया था। अब आते हैं इसके फाउंडर पर। इसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता, जिनका कार्यकाल रहा 240 से लेकर 280 AD तक। तो ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इन्होंने महाराज का टाइटल अपने लिए लिया। फिर आते हैं घटोत्कच सेकेंड रूलर पे। घटोत्कच सेकेंड रूलर है, इनका कार्यकाल है 280 से 319 AD। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इन्होंने भी महाराज का टाइटल लिया अपने लिए। फिर आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त वन पर। चंद्रगुप्त वन, इनका कार्यकाल है 319 to 335 AD। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इन्हें ही हम लोग कह सकते हैं कि सही मायनों में गुप्ता डायनेस्टी को इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अपने लिए लिया। ही मैरिड कुमार देवी ए लिच्छवी प्रिंसेस, तो इन्होंने कुमार देवी से शादी की, जो एक लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी एक स्टेट था उस समय का। लिच्छवी गेव वैशाली टू हिम एज डाउरी, लिच्छवी किंगडम ने इन्हें वैशाली को दहेज के रूप में दिया। हिज कॉइन्स बोर द पिक्चर ऑफ हिम एंड कुमार देवी ऑन वन साइड एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन द अदर। तो इनके जो कॉइन्स थे उसमें एक तरफ तो इनकी और इनकी रानी कुमार देवी की पिक्चर होती थी, और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर होती थी। अब आते हैं हम लोग चौथे रूलर समुद्रगुप्ता पर। समुद्रगुप्ता, इनका कार्यकाल था 335 से लेकर 375 AD। ही इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, इन्हें इंडियन नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान से इसे नोट कर ले पॉइंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो ऐसा इन्हें बोलने वाले थे V.A. स्मिथ, बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे अपने कार्यकाल में, काफ़ी जगहों को जीता था इन्होंने। अबाउट विच वी कम टू नो फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस विच वर कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर हरिसेना। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, उसमें हमें इनके एक्सटेंसिव जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, जो इन्होंने राज्य जीते, जो इन्होंने सैन्य अभियान किए, उसके बारे में हमें बताती हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस को किसने बनाया था, तो उनके जो कोर्ट पोएट थे, यानी कवि थे उनके दरबार में, और उनके मिनिस्टर भी रहे, उनके मंत्री भी, हरिसेन ने इन्हें कंपोज किया था। तो इसे भी अच्छे से याद कर लें, ये भी पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइसेस, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। हिज कॉइन्स रिप्रेजेंटेड हिम प्लेइंग द वीणा, तो वीणा बजाते हुए इनकी तस्वीर है इनके कॉइन्स पर, इनके सिक्कों पर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर ले। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिविंग द टाइटल ऑफ कविराज, तो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं
इन्हें कविराज बुलाती है। कविराज का मतलब होता है ग्रेट पोएट या कवियों के राजा यानी महान कवि। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू समुद्रगुप्त। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज के अनुसार मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के रूलर थे, उन्होंने एक मिशनरी भेजी थी समुद्रगुप्त के दरबार में। तो जो मिशनरी था, द मिशनरी केम टू गेट परमिशन फ्रॉम समुद्रगुप्त टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोध गया विच वॉज ग्रांटेड बाई हिम। तो मिशनरी जो आए थे उनका काम ये था कि वो उन्हें अनुमति लेनी थी समुद्रगुप्त से कि वो एक बुद्धिस्ट मंदिर, एक बौद्ध मंदिर बोध गया में बनाए। तो ये अनुमति समुद्रगुप्त ने उन्हें दे दी थी। द वेरियस स्टाइल्स ऑफ कॉइन्स इशूड बाय हिम रिप्रेजेंटेड हिम एज प्लेइंग वीणा, एज आर्चर, एज टाइगर स्लेयर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। जो विभिन्न तरह के सिक्के इन्होंने जारी किए अपने कार्यकाल में, तो उनमें से कुछ में इन्हें वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किसी में इन्हें आर्चर यानी धनुर्विद के रूप में दिखाया गया है जो धनुष चला रहे हैं। एज ए टाइगर स्लेयर, बाघ को मारने वाले के रूप में दिखाया गया है। और परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध सैक्रिफाइसेस, और अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते हुए अश्वमेध सैक्रिफाइसेस का परफॉर्मेंस को दिखाया गया है इनके सिक्कों पर। अब आते हैं हम अगले रूलर रामगुप्त पे। तो रामगुप्त का कार्यकाल था 375 से लेकर 380 AD। इन द प्ले देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय विशाख दत्त, ये जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखी थी, इसे याद कर ले अच्छे से। रामगुप्त वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त II। तो रामगुप्त जो थे ये बड़े भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाइंडिंग हिज पोजीशन प्रिकेरियस अगेंस्ट द साका रूलर रुद्रसिंह III, तो जब इन्होंने देखा कि इनकी स्थिति खराब है, जो शक रूलर थे, साका रूलर थे रुद्रसिंह III के खिलाफ इनकी जब पोजीशन खराब हुई, ही एग्रीड टू सरेंडर हिज वाइफ ध्रुव देवी। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को आपको दे दूंगा, ध्रुव देवी जिनका नाम था। चंद्रगुप्त II ऑब्जेक्टेड टू दिस एंड सेव्ड द ऑनर ऑफ द फैमिली बाय किलिंग द साका रूलर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसमें आपत्ति जताई और उन्होंने अपने मर्यादा की रक्षा की, अपने फैमिली के मर्यादा की रक्षा की, जो जब उन्होंने उस साका रूलर को यानी रुद्रसिंह III को मार दिया। लेटर ऑन ही किल्ड रामगुप्ता एंड मैरिड ध्रुव देवी। बाद में उन्होंने रामगुप्त को भी मार दिया और ध्रुव देवी से शादी कर ली। नाट्य दर्पण रिटन बाय रामचंद्र एंड गुणाचंद्रा शोकेसेस द सेम स्टोरी। तो एक और किताब है नाट्य दर्पण जो कि रामचंद्र और गुणाचंद्र ने लिखी है, उसमें भी यही एक ही कहानी हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इनका कार्यकाल था 380 से लेकर 415 AD। हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द मेहरौली आयरन पिलर। तो मेहरौली में जो लोहे का स्तंभ है, इनके बारे में उस स्तंभ में लिखा हुआ है, दिस पिलर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय कुमार गुप्ता सन ऑफ चंद्रगुप्त II। तो ये पिलर जो है इन्होंने इनके पुत्र ने कुमार गुप्त ने लगवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने इस पिलर को लगवाया था मेहरौली में। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेहरौली का ये पिलर अभी भी इसमें जंग नहीं लगा है, उस समय से लेकर आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो साइंटिस्ट भी इस धातु के बारे में विश्लेषण करते रहते हैं समय से समय तक कि किस चीज़ से बनी हुई है, कौन सा एलॉय है। अच्छा जो भी है, ही मेड उज्जैन एज हिज सेकेंड कैपिटल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ही वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स। ये पहले गुप्त रूलर थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। ही मैरिड कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी। इन्होंने कुबेर नाग नाम की राजकुमारी से शादी की जो नाग डायनेस्टी के राजकुमारी थी। ही टुक द टाइटल ऑफ साकारी आफ्टर किलिंग रुद्रसिंह द साका रूलर ऑफ उज्जैन। तो जब इन्होंने रुद्रसिंह को मारा तो इन्होंने एक टाइटल लिया अपने लिए, वो था साकारी, साकाओं का दुश्मन, साकारी, साका प्लस अरी मतलब दुश्मन, तो साकारी। आफ्टर किलिंग रुद्रसिंह द साका रूलर ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा थे वो, तो उन्हें मारने के बाद इन्होंने साकारी का टाइटल लिया। ही पैट्रोनाइज नवरत्ना इन हिज कोर्ट इंक्लूडिंग कालिदास एंड अमर सिंह। तो इनके कोर्ट में यानी इनके दरबार में नवरत्न थे,
जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे या कनिष्क के दरबार में नवरत्न थे, तो उसी तरह से इनके दरबार में भी नवरत्न थे, यानी 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जैसे कालिदास और अमर सिंह। सॉरी फ्रेंड्स। फिर आते हैं हम लोग अगले रूलर कुमारगुप्त वन पे। तो कुमारगुप्त वन जो है, इनका कार्यकाल था 415 से लेके 455 एडी तक। हिज मोस्ट पॉपुलर टाइटल इज महेंद्रादित्य। तो इनका जो सबसे पॉपुलर टाइटल है वो है महेंद्रादित्य। इन्हें महेंद्रादित्य के नाम से न जाना जाता था। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराए महेंद्रादित्य यानी कुमारगुप्त ने। ही स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय। इन्होंने कार्तिक की पूजा स्टार्ट की। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सोल्जर ऑफ गॉड। इन्होंने अपने आप को भगवान का सिपाही यानी सोल्जर ऑफ गॉड कहा। देयर आर 2 important inscriptions related to him। 2 इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस इनसे रिलेटेड है। एक है बिलसाद इंस्क्रिप्शन जो कि है एट्टा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्ता विच रिकॉर्डेड हिज अचीवमेंट्स। तो ये इनकी सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन का मतलब मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ। जो पुराने बिल्डिंग्स पे या मॉन्यूमेंट्स पे जो खुदाई करके लिखा जाता था इंफॉर्मेशन, उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो बिलसाद इंस्क्रिप्शन इनका सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है कुमारगुप्त से रिलेटेड, विच रिकॉर्डेड हिज अचीवमेंट्स, जो इनके कार्यकाल के बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। फिर है दूसरा करमदंडा इंस्क्रिप्शन। ये है फैजाबाद यूपी में। इट मेंशंस द नेम ऑफ कुमारगुप्ता विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब इनकी ख्याति बढ़ने लगी, चारों तरफ इनकी जय जयकार होने लगी, तो उस समय करमदंड इंस्क्रिप्शंस इसके बारे में बताती है हमें। अब आते हैं हम लोग अगले रूलर स्कंदगुप्त पे। स्कंदगुप्त का कार्यकाल था 455 से 467 एडी। हिज पॉपुलर टाइटल इज देवीपुत्र और देवराज। तो लोग जिस नाम से इन्हें जानते थे वो था देवीपुत्र या देवराज। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ गुजरात इज रिलेटेड टू हिम। जो गुजरात में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस हैं वो इनसे संबंधित हैं। The story of Skandagupta, his victories over Hunas and the appointment of Varnadatta as the governor of Saurashtra are recorded in this inscription। तो मतलब स्कंदगुप्त की पूरी कहानी इन्होंने हुनों पर कैसे विजय प्राप्त किया और वर्णदत्त को इन्होंने अपॉइंट कर रखा था एज गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। ये सब इस इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है। It also narrates the story of repairing of Sudarshan lake made by Pushyagupta Vaishya by Chakrapalit, the son of Varnadatta। तो इसमें एक और कहानी वर्णित है इसमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कि सुदर्शन लेक जो कि पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाया था, तो सुदर्शन जो हृद थी, झील थी, उसका रिपेयर कराया था चक्रपालित ने। चक्रपालित कौन था? वर्णदत्त का बेटा था चक्रपालित। वर्णदत्त कौन था? जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था सौराष्ट्र के स्कंदगुप्त के द्वारा। तो आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर ले, पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। और फिर आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त का कार्यकाल था 510 एडी। तो ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ यूपी रिलेटेड टू हिम नरेट्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। तो इसे ध्यान से याद रख लें क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस इंस्क्रिप्शन में सती सिस्टम का जिक्र मिलता है। तो ईरान इंस्क्रिप्शन जो कि यूपी में है, तो ये भानुगुप्त से रिलेटेड है। इट नरेट्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहला जो सती प्रथा का हमें प्रचार देखने को मिलता है भारत में, वो इसमें वर्णित है। गोपराज हिज कमांडर डाइड इन वॉर एंड हिज विडो बिकेम सती। तो इनके जो कमांडर थे, इनके सेनापति थे गोपराज, वो युद्ध में मारे जाते हैं और उनकी जो विधवा है वो सती बन जाती है। ऐसा ईरान इंस्क्रिप्शन यूपी में नरेट किया हुआ है, बताया हुआ है। तो भानुगुप्त के समय में हमें सबसे पहले सती प्रथा का प्रचार देखने को मिलता है। सबसे पहले सती प्रथा घटती हुई हमें भानुगुप्त के समय में देखने को मिलती है इतिहास में। अब आते हैं हम लोग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो गुप्ताज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम थे, इसकी बात कर ले। तो मोनार्की वाज द प्रिवेलिंग सिस्टम। मतलब राजवंश का ही आदमी राजा बनेगा,
राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर वो उसका बेटा राजा बनेगा, हेरिडिटरी मोनार्की जिसे हम लोग कहते हैं, ये था सिस्टम। देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप, कि मतलब कि राजा जो है वो भगवान का अवतार है, ऐसा मानते हैं। डिविनिटी ऑफ किंगशिप इसे कहा जाता है। तो वो भी हमें देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में। द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे राजशाही तंत्र का जो हेड होता था वो राजा ही होता था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंसेस विच वर नोन एज भुक्ति, तो जो पूरा राज्य था उसे सेवरल प्रोविंसेस यानी विभिन्न प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा गया था, और हर एक प्रोविंस को एक भुक्ति कहा जाता था, प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो इसे भी याद कर ले। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज विषया, तो जो प्रोविंसेस थे इन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिलों में डिवाइड किया गया था, और हर एक जिले को विषया बोला जाता था। द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुज हेड वॉज कॉल्ड ग्रामिका, तो सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गांव हुआ करता था, जिसके हेड को ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक। द चीफ सोर्स ऑफ रॉयल इनकम वॉज लैंड टैक्स नोन एज भाग कर, जो राजा की जो इनकम होती थी, राज्य की जो इनकम होती थी, उसका सबसे मेन सोर्स था लैंड टैक्स, जमीन पर लिया जाने वाला टैक्स, जिसे भाग कर कहते थे, जो कि 1/6 से 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस होती थी। मतलब 1/6 से 1/4 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन एज लैंड टैक्स, इसे भाग कर कहते थे। देयर वाज 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये तो हमें देखने को मिल ही रहा था आगे भी। तो ये सोसाइटी के समाज के 4 भागों में विभक्ति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। द पोजीशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव्ड एंड दे बिकेम ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, एग्रीकल्चरिस्ट एटसेट्रा। तो जो शूद्रों की पोजीशन थी समाज में वो कुछ हद तक इम्प्रूव होती है, और वो ट्रेडर्स बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, आर्टिजन्स बनते हैं, मतलब मूर्तिकार वगैरह जो होते हैं, और एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं, मतलब खेतीबाड़ी भी करते हैं। तो उनकी पोजीशन में कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू फाहियन देयर वाज अ क्लास बिलो द शूद्रास लीडिंग ए सेग्रीगेटेड लाइफ। अकॉर्डिंग टू फाहियन आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो बौद्ध इतिहास पर काम करने के लिए भारत आए थे। तो फाहियन के हिसाब से एक शूद्रों से भी एक निचला कास्ट था, जो कि एक सेग्रीगेटेड लाइफ यानी दूसरों से कटा हुआ एक लाइफ लीड करते थे। तो इन्हें कई जगह पे चांडाल भी कहा गया है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आप लोग याद कर ले कि शूद्रों के बिलो जो कास्ट थी उसे चांडाल कहा जाता था। एंड दे लेड ए सेग्रीगेटेड लाइफ, कटा हुए थे वो समाज से। इंटरकास्ट एंड इंटर सोशल मैरिजेज वेर कॉमन, तो अंतरजातीय विवाह कॉमन था, होता था। सती वॉज इन एग्जिस्टेंस बट देर वॉज ए लिटिल इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स कंडीशन। सती प्रथा हमने जैसा देखा भानुगुप्त के एरान इंस्क्रिप्शन से हमें जो एविडेंस मिलता है, तो सती प्रथा थी एग्जिस्टेंस में, लेकिन वुमेन के कंडीशन में जनरली जो नारी का कंडीशन था समाज में, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था, कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और फिर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज वेल रेगुलेटेड, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यवसाय होता था उसकी रेगुलेशन की जाती थी सरकार के द्वारा। इट वाज वेल रेगुलेटेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्दर्न इंडिया ट्रेडेड विथ साउथ ईस्ट एशिया। तो इस समय में जो उत्तर भारत था, जो कि इन लोगों का राज्य के अंदर आता था गुप्ताज के, तो सो दैट ट्रेडेड विथ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया यानी बर्मा, सुमात्रा, जावा, मलाया, इन सब जगहों से ट्रेड होता था, व्यवसाय होती थी। एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या क्या आता है? परफ्यूम्स, स्पाइसेस, स्टोन्स एटसेट्रा। मतलब जो हम लोग निर्यात करते थे यहाँ से, एक्सपोर्टेड गुड्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो हम लोग बाहर भेजते थे, जिसके बदले में हम लोग पैसे या दूसरे गुड्स लेते थे, तो उसमें आते हैं परफ्यूम्स, मसाले, इम्पॉर्टेंट जेम स्टोन्स, महंगे महंगे जो स्टोन्स होते हैं वो मतलब
जिन्हें हम लोग ग्रह रत्न या इनके हिसाब से आज यूज़ करते हैं, तो जेम्स स्टोन्स जिसे कहा जाता है। तो ये थे एक्सपोर्टेड गुड्स। एक बार फिर देख लें, परफ्यूम्स, स्पाइसेस, स्टोन्स एक्सेट्रा। और इम्पोर्टेड गुड्स जो हम लोग आयात करते थे, जो दूसरे देशों से हम लोग मंगवाते थे, वो उसमें था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन और चिनसुक। चिनसुक कहते हैं हम लोग सिल्क को, तो ये भी इम्पोर्टेड गुड्स में इंक्लूडेड है। सोना, चांदी, तांबा, टिन और चिनसुक, ये थे इम्पोर्टेड गुड्स। चिनसुक का मतलब होता है सिल्क। मथुरा एंड वाराणसी वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। मथुरा और वाराणसी जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, यहाँ से ट्रेड होता था। और वाराणसी वॉज फेमस फॉर सिल्क एंड मथुरा फॉर कॉटन। वाराणसी जो था वो चिनसुक या सिल्क के लिए महत्व रखता था, और मथुरा महत्व रखता था कपास के लिए, कॉटन के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम वैष्णव रिलीजन स्टार्टेड फ्लरिशिंग। इस समय में हमें वैष्णव रिलीजन की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि वो धीरे धीरे फैलने लगा। वैष्णव रिलीजन यानी जो विष्णु की पूजा करते हैं। बाद में भक्ति मूवमेंट पे जब आएंगे तब इसे डिटेल्स में देखेंगे वैष्णव रिलीजन को। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेशा ऑल्सो बिकेम पॉपुलर। तो ये जो देव देवियाँ हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, इनकी भी पूजा होने लगी काफ़ी गुप्ता पीरियड में। आर्यभट्ट रोट आर्यभट्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो आर्यभट्ट थे, इनका नाम आपने सुना ही होगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम इसी समय में लिखी थी। ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ये एक महान एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब वो ज्योतिषी वाले नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं और इनके गति के बारे में बताते हैं, और विभिन्न सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जो लोग स्टडी करते हैं, स्पेस के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, तो वो महान एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। और वो एक महान मैथमेटिशियन भी, गणितज्ञ भी थे। He found many things like the number 0, pi, lunar eclipse, area of triangles, etc. तो इन्होंने कई चीज़ों की खोज की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीरो का खोज। नंबर 0 जो है, जिसके बिना गणित अधूरा है, तो उसकी खोज इंडिया से हुई थी। आप लोग सभी को सुन के गर्व महसूस होगा। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, 0 की। फिर पाई, जो 22/7 वैल्यू हम लोग लेते हैं, पाई। लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का एरिया, ये सब भी इन्होंने खोज रखा था आर्यभट्ट ने। फिर आते हैं वराहमिहिर, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड जियोग्राफर हु रोट बृहद संहिता व्हिच स्टेट्स दैट द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। वराहमिहिर उस समय के महान एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि मैंने आपको बताया स्पेस के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं। एंड जियोग्राफर, वो एक महान जियोग्राफर भी थे। ज्योग्राफी में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। तो इन्होंने बृहद संहिता लिख रखा था। बृहद संहिता हमें बताती है कि चांद जो है वो पृथ्वी के अराउंड घूमता है, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के अराउंड घूमती है। ये बृहद संहिता में वराहमिहिर ने लिख रखा था। द बुक पंचसिद्धांतिका रिटन बाय वराहमिहिर कंटेन्स एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। एक और बुक वराहमिहिर ने लिखी थी जिसका नाम है पंचसिद्धांतिका। इसमें काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे नक्षत्रों का लोकेशन क्या है, उनकी गति किस तरह से रहती है, ये सब इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन हमें पंचसिद्धांतिका में देखने को मिलती है, जो कि वराहमिहिर ने ही लिखी थी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज मच मोर एडवांस देन एनी कंट्री इन द होल वर्ल्ड। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी उस समय की हासिल जो हमने किया था, वो किसी भी दूसरे देश से, उस समय के किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन से वो उसकी परचम ऊंची थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज मच मोर एडवांस देन एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो ये था दोस्तों गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसे अच्छे से पढ़ें और खुश रहें, तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स SSC वगैरह आने वाले हैं, CGL, रेलवेज़ की भी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे फॉलो करें
और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू एंड कीप स्टडीइंग, बी हैप्पी।